हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बीएसएससी इंटर स्तरीय जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मॉक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ये पहला प्रैक्टिस सेट है, ये पहला मॉक सेट है जिसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे और मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको पता चलेगा कि कितने हमें और क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने हमें इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो महात्मा गांधी से क्वेश्चन है। महात्मा गांधी के टॉपिक को आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, खास करके बिहार एग्जाम में। और महात्मा गांधी से संबंधित जो चीज़ें घटनाएं बिहार में हुई है उससे तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 1918, 1920, 1919 और 1916। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको एक ऑप्शन करेक्ट बताना है। जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे फर्स्ट आंसर होगा, यानी 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह का आयोजन महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी की अगर बात करें तो 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौट करके आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को हर साल हम लोग मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस या फिर एनआरआई डे के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? ये लोक चित्रकला है, फोक आर्ट है। तो आर्ट को भी आर्ट और स्टेट, ये स्टेटिक का पार्ट है, इसको आप रिमेंबर कर लीजिए। तो ऑप्शन है मणिपुर की है या महाराष्ट्र की है, मिजोरम की है या फिर कर्नाटक की है। तो वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र की है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, विश्व की समस्त जनसंख्या के सापेक्ष हमारे देश की जनसंख्या का लगभग कितनी परसेंट है? यानी भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है ये बताना है अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। ऑप्शन है 25.3%, दूसरा ऑप्शन है 17.5% या फिर 10.8% या फिर 8.7%। तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर होगा वो 17.5%, यानी भारत में विश्व के 17.5% लोग निवास करते हैं। ये सेंसस 11 के हिसाब से है, क्योंकि सेंसस 11 के बाद अभी सेंसस नहीं हुआ है और सेंसस हर 10 साल पे आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 4, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6200 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 5985 किलोमीटर या फिर 6175 किलोमीटर। तो भारत की तट रेखा की लंबाई क्या है? तो भारत की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नगदी फसल को इंग्लिश में बोलते हैं कैश क्रॉप, और कैश क्रॉप या नगदी फसलें वो फसलें होती हैं जो कि कॉमर्शियल क्रॉप होती हैं और व्यापारिक उद्देश्य से इंडस्ट्रियल यूज के लिए प्रोड्यूस की जाती हैं। तो ऑप्शन है गन्ना, कपास, जूट या फिर गेहूँ। तो नगदी फसल इनमें से नहीं बताना है, कौन सा नहीं है। तो गन्ना तो नगदी फसल है ही है, कपास भी है, जूट भी है, लेकिन गेहूं यहाँ पे नगदी फसल नहीं है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। ऑप्शन है चावल का, चाय का, तिलहन का या फिर दलहन का। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है किस चीज का? तो भारत विश्व में दाल का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है और उपभोक्ता देश भी है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, साथ साथ आप भी करते चलेंगे और क्वेश्चन देखेंगे कितने आपके करेक्ट हो रहे हैं। निम्न में से केन्या की राजधानी कहाँ पे है? केन्या जो कंट्री है उसकी राजधानी कहाँ पे है? ऑप्शन है मनीला, नरोबी, लीमा या फिर बेरूत। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे केन्या की राजधानी नौरोबी है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगर मनीला की बात करें तो ये फिलीपींस की कैपिटल मनीला होती है, और लीमा की बात करें तो पेरू की कैपिटल है लीमा ये, और बेरूत की बात करें तो लेबनान की बेरूत होती है। लेबनान की बेरूत है, फिलीपींस का मनीला है और पेरू की लीमा होती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो बी है। केन्या की कैपिटल कहाँ पे है? तो नैरोबी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? नांगल में, सिंदरी में, आलवे में या फिर ट्राम्बे में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो करेक्ट आंसर जो होगा वो लगाया गया था सिंदरी, महाराष्ट्र में लगाया गया था। ये तो वर्तमान में झारखंड में है, तो सिंदरी झारखंड में पहला लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? बेंगलुरु है, कोलकाता है, मुंबई है या फिर चेन्नई है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर यानी सिटी के बारे में बात हो रही है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो शहर है वो मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप या फिर दक्षिणी अमेरिका? कौन सा महाद्वीप? तो अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जो महाद्वीप होगा वो करेक्ट आंसर यहाँ पे है एशिया महाद्वीप है। तथा सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप होता है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखेंगे, साफ रातों मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंड होती हैं। साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं, संघनन के कारण, विकिरण के कारण, आपतन के कारण या फिर चालन के कारण? तो साफ रातों की अपेक्षा जो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा वो बी होगा, दैट मीन्स विकिरण के कारण यानी रेडिएशन के कारण। मेघीय रातों में पृथ्वी का जो तापमान होगा वो मेघों से परावर्तित होकर के पुनः पृथ्वी पर ही लौट आता है, इससे वायुमंडल गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है रोम को, काठमांडू को, बैंकॉक को या फिर न्यूयॉर्क को? तो 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है रोम को। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखेंगे, निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? भिलाई, रांची, आसनसोल या फिर दुर्गापुर? तो अगर बात करें कौन सा छोटा नागपुर के स्थित है तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो बी है, दैट मीन्स रांची। 14 नंबर क्वेश्चन, दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी निकलती है, ऑप्शन है तिब्बत से, छोटा नागपुर से, नैनीताल से या फिर सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिमी ढाल से? तो करेक्ट आंसर होगा कि दामोदर नदी जो निकलती है वो है छोटा नागपुर के क्षेत्र से, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी किसे कहा जाता है या फिर किसका नाम है? पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी? ऑप्शन है श्रीलंका को, पाकिस्तान को, म्यांमार को या फिर भारत को? तो श्रीलंका है या फिर पाकिस्तान है या फिर म्यांमार है या फिर भारत है? तो पूर्वी समुद्र की स्वामिनी जो है वो इंडिया यानी भारत को ही कहा जाता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो हिंद महासागर का जो मोती है वो श्रीलंका को कहा जाता है। हिंद महासागर का जो मोती है वो श्रीलंका है और पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी भारत है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा या भारतीय संसद द्वारा? तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? तो संविधान सभा के द्वारा। करेक्ट आंसर ए होगा। संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में संपन्न किया गया था और उसी समय डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी को प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद फिर दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। भारत में लौकिक
भौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है प्रजातंत्रीय भारत शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, या हम भारत के लोक शब्दों से। तो ये संविधान की प्रस्तावना की बात हो रही है, तो संविधान की प्रस्तावना स्टार्ट होती है हम भारत के लोग से, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, एक साथ दोनों सदनों में, या दोनों सदनों के संयुक्त सदन में। तो कोई जो वित्तीय बिल है वो कहाँ प्रस्तावित होता है, फाइनेंशियल बिल, तो ये केवल लोकसभा में प्रस्तावित हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 109 जो होगा, इसके अनुसार जो धन विधेयक है, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है आर्टिकल 109 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, फंडामेंटल राइट्स का मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ है। ऑप्शन है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में, संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 में, या फिर संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 में, या फिर संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 में। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। हम लोग देखा जाए यहाँ पे तो नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है नीचे 12 से 35 ये बिल्कुल करेक्ट होगा। तो संविधान के 12 से 35 अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि भारत में जो मौलिक अधिकार का प्रोविजन है वो किस देश से लिया गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत आते हैं, संविधान के स्रोत किस देश से, संविधान के कौन से भाग लिए गए हैं। तो आपको बताना है कि मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में किस देश से अडॉप्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, पंचायती राज विषय है। पंचायती राज जो है वो विषय है समवर्ती सूची पर, केंद्र सूची पर, राज्य सूची पर, या शेषाधिकार सूची पर। तो पंचायती राज जो है किस पर आधारित है, पंचायती राज जो है वो राज्य सूची का विषय है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देती है। ग्राम पंचायत संगठित करने का निर्देश, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं। ऑप्शन है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 498, या फिर अनुच्छेद 51। इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी आर्टिकल 40। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 22, न्यायिक पूर्वानुलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पूर्वानुलोकन जुडिशियल रिव्यू की बात हो रही है। तो जुडिशियल रिव्यू का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है, राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, उच्च न्यायालयों द्वारा निर्णीत प्रकरणों की समालोचना कर सकता है, या किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा कि न्यायिक पूर्वावलोकन जो संबंधी सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है वो संविधान के अनुच्छेद 13 में के तहत संबंधित है, और संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी कानून की वैधता की जांच सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, और मूल अधिकारों पर आघात करने वाले कानून को वह अवैध भी घोषित कर सकता है। तो किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित करने की जो शक्ति होती है वो सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय की होती है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखेंगे 23 क्वेश्चन को, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित हैं। राज्य के निर्देशक तत्व में, मौलिक अधिकारों के अध्याय में, संविधान की 7वीं अनुसूची में, या संविधान की प्रस्तावना में। कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए क्या आवश्यक है, यही क्वेश्चन बोल रहा है। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये ऑप्शन बिल्कुल ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट 24 देखेंगे क्वेश्चन, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है संसद के सभी सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, या लोकसभा के बहुमत दलों के सदस्यों द्वारा।
तो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कैसे होता है? तो जो सभा के स्पीकर का जो निर्वाचन है वो लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही होता है। लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा इनके निर्वाचन किए जाते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ये भी पॉलिटी का ही क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, या फिर सांसद यानी पार्लियामेंट के द्वारा। तो भारत के राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। 5 वर्ष के पहले राष्ट्रपति अपने पद से 2 तरीके से हट सकता है। पहला है कि वो उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है, और दूसरा हो सकता है उस पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसको हटाया जा सकता है। और महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 61 में प्रक्रिया बताई गई है। तो भारत के प्रधानमंत्री उसको नहीं हटा सकता है, लोकसभा के द्वारा या भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या संसद के द्वारा। तो पार्लियामेंट जो है उसको निकाल सकता है। तो पार्लियामेंट के द्वारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे 26। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? 3 महीने तक, 6 महीने तक, 1 वर्ष तक, या कोई समय नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति सदन का सदस्य हुए बिना भी मंत्री पद पर रह सकता है 6 महीने तक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में जाना जाता है मॉरिशस को, इंडोनेशिया को, भारत को, या फिर जापान को? तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर होगा इंडोनेशिया को, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। इंडोनेशिया को जाना जाता है। 28 क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। पहला है ऑप्शन हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। तो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है। तो अगर बात करें आर्टिकल 352 में 352 के अंतर्गत नेशनल इमरजेंसी की बात करी गई है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति हथियार बंद विद्रोह या फिर बाह्य आक्रमण के आधार पर कर सकता है। तो ये तीनों आधार पर कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। तो आर्टिकल 350 के अंतर्गत नेशनल इमरजेंसी की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, जब तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है कौन सा राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? जहां तक लोकसभा के प्रतिनिधित्व की बात है का प्रश्न है तो कौन सा राज्य दूसरे या तीसरे दर्जे पे है? बिहार तथा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल, बिहार तथा आंध्र प्रदेश। अगर आंसर की बात करें तो लोकसभा में प्रतिनिधित्व की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, पहले स्थान पर है, जबकि महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, 48 सीटें हैं, और 42 सीटों के साथ पश्चिम बंगाल है। तो महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 है, डीसीएम ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से है, हॉकी से है, फुटबॉल से है, या फिर इनमें से कोई नहीं? डीसीएम ट्रॉफी किससे रिलेटेड होता है? तो डीसीएम ट्रॉफी जो है रिलेटेड होगा फुटबॉल से। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्रिकेट के लिए होता है देवधर ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, प्लान्ड इकोनॉमी किस पे आधारित है? समाजवादी व्यवस्था पे, मिश्रित अर्थव्यवस्था पे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पे, या फिर गांधीवादी अर्थव्यवस्था पे? तो भारत में चूंकि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र की है कार्यशीलता है, इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। भारत में जो प्लान्ड इकोनॉमी है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। समाजवादी अर्थव्यवस्था चाइना और रसिया में पाई जाती है, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था डेवलप्ड कंट्री में यानी
अमेरिका में, जापान में, फ्रांस में, यूके में यहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। 32, देश में ऑपरेशन फ्लड को जो शुरुआत करने का श्रेय है उसे किसे जाता है? एम एस स्वामीनाथन को, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, एम जी के मेनन को या जयंत नार्लिकर को? तो देश में अगर ऑपरेशन फ्लड की बात करेंगे तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को यहाँ पे करेक्ट आंसर बी होगा। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित होता है? तो ऑपरेशन फ्लड मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है और फादर ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इनके कहा जाता है वर्गीस कुरियन को, यानी फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है वो वर्गीस कुरियन जी हैं और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एम एस स्वामीनाथन जी हैं। इनका हाल ही में अभी डेथ हो गया है। ये एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, भारत की उन्नति संतोषजनक रही कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में, बेरोजगारी के कमी के संबंध में, प्रति व्यक्ति आय के संबंध में या असमानता के संबंध में? तो 33 का ऑप्शन है 1949 में जो नेशनल इनकम कमेटी गठित करी गई थी तो वो प्रकलन के लिए गठित करी गई थी। तो इसमें जो है अंतर्राष्ट्र के आय के दायित्व अर्थव्यवस्था पर, तो राष्ट्रीय आय की उन्नति संतोषजनक अगर रहेगी प्रति व्यक्ति आय के संबंध में, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? वॉशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, लॉफेडिया में या फिर लंदन में? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में पड़ेगा। न्यूयॉर्क यानी बी ऑप्शन सही है, न्यूयॉर्क यूएसए में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करी गई थी 24 अक्टूबर 1945 में। 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना करी गई थी। इसीलिए 24 अक्टूबर को हर साल यूएन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, 8वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना की रोजगार बढ़ाने को, आयात बढ़ाने को, उद्योग बढ़ाने को या फिर प्रेस की स्वतंत्रता को? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो रोजगार बढ़ाने का उद्देश्य था, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है उसका कार्यकाल था 1992 से 1997 तक इसका कार्यकाल था। 1992 से 1997 का कार्यकाल जो था वो 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। तो पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो 1951 से लेकर के 56 तक का कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 के बाद हम लोग देखेंगे 36, आपने किसी कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने जमींदारी उन्मूलन की नीति का अनुमोदन किया था? अपने किस कार्यकारिणी समिति में कांग्रेस ने जमींदारी उन्मूलन की नीति का अनुमोदन किया? कार्यकारिणी कमेटी 1937 में, कार्यकारिणी कमेटी 42 में, कार्यकारिणी कमेटी 45 में या कार्यकारिणी कमेटी 46 में? तो 1945 में जो है कार्यकारिणी कमेटी की गई थी, ऑप्शन सी करेक्ट है। 37, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर का जनजाति विद्रोह 1807-1808 में, 1820 में, 1858-59 में या फिर 1889 में 1819 में? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो 1820 में, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? इजारादारी से, तिनकठिया से या जेनिमिस से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह ऑप्शन बी बिल्कुल सही, यानी तिनकठिया से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? संथाल से, कचनागा से, कोल से या फिर बिरसा मुंडा से? उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? उलगुलान विद्रोह जो होता है वो बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1997 में, 1999 में या सन 2000 में या 98 में? छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब करी गई थी? तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 में करी गई थी, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 1 नवंबर 2000 को
छत्तीसगढ़ राज्य बना था किससे अलग होकर के? तो मध्य प्रदेश से अलग होकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था? बंगाल जो है बिहार से कब पृथक हुआ था? 1911 में, 1912 में, 1913 में या फिर 1914 में? तो करेक्ट आंसर होगा 1912 में। 1912 में बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था और फिर 1936 में उड़ीसा अलग हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में, 1917 में, 1918 में या फिर 1921 में हुई थी? तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना 9 फरवरी 1916 में करी गई थी। 9 फरवरी 1916 में पटना हाई कोर्ट की स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल क्षेत्र में, सिनेमा क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में या पत्रकारिता क्षेत्र में? तो अर्जुन पुरस्कार जो है वो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? ये रिवोल्यूशन से है, तो भूरी क्रांति किससे संबंधित है? भूरी क्रांति उर्वरक से, चमड़ा से, पेट्रोलियम से या फिर आलू से? तो भूरी क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो भूरी क्रांति फर्टिलाइजर से यानी उर्वरक के उत्पादन से। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है? कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है? डल झील या लोकटक झील या बड़ा पानी झील या फिर सांबर झील? तो कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है? तो ऑप्शन जो करेक्ट यहाँ पे होगा, तो डल झील जो जम्मू कश्मीर में है तो मीठे पानी की झील है, और लोकटक झील मणिपुर में है तथा बड़े पानी की झील, ये सब कितना है? तो मीठे पानी की झील है। सारी जो इसमें से मीठे पानी की झील ही है। तो 42 की अगर ऑप्शन की बात करें तो 45 का डी ऑप्शन यानी सांभर झील जो है ये मीठे पानी की झील नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है 46, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार फसल है, दालें हैं, मोटे अनाज हैं या फिर ज्वार हैं या फिर तिल है? तो दलहनी फसलें को फलीदार फसल कहते हैं। जो भी दलहनी फसल होगी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। दलहनी फसलें जो होती हैं उनको फलीदार फसल कहते हैं। इनका उपयोग जो है दाल के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट 47, शांति उद्देश्यों हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश से बहुत ज़्यादा आगे है? चाइना से, पाकिस्तान से, इंग्लैंड से या फिर फ्रांस से? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा पाकिस्तान से। पाकिस्तान से आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 30 है, 32 है या फिर 31 है या फिर 34 है? सर्वोच्च न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या जो है 34 है, यानी 34 है। एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और बाकी 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई? तो 34 हो गई। इसको 1 + 33 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखेंगे 49 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस, नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, तो निम्नलिखित में से किस नगर में चारमी स्थित है? निम्नलिखित में से किस नगर में जो है चारमी स्थित है? क्वेश्चन नंबर 49 जो है यहाँ पे थोड़ा सा लिख रहा है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 49 है, किस निम्नलिखित में से किस नगर में, निम्नलिखित में से किस नगर में चार मीनार स्थित है? चार मीनार की यहाँ की मीनार ये कट गया यहाँ पे, तो किस नगर में चार मीनार स्थित है? तो 49 का ऑप्शन जो आप दिया हुआ है, मैसूर में, राजकोट में, हैदराबाद में या फिर लखनऊ में? कहाँ पे स्थित है चार मीनार? तो 49 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, यानी हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार कहाँ पे स्थित है? तो हैदराबाद में। नेक्स्ट है, संकटग्रस्त जाति संगाई कहाँ है? शेर पूछ वाला बंदर है या फिर मणिपुरी हिरण है या फिर कश्मीरी हिरण है या फिर गैंडा है? संकटग्रस्त जाति जो संगाई है वो क्या है? तो संकटग्रस्त संगाति जो जाई है
वो है मणिपुरी हिरण, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिया हुआ है सामान्य विज्ञान और गणित से संबंधित क्वेश्चन है। 51 का क्वेश्चन है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटक होता है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटक होता है जस्ते का, सल्फ्यूरिक एसिड का, अमोनियम क्लोराइड का या मैग्नीज डाइऑक्साइड का। तो 51 का करेक्ट आंसर बताता है, तो जो करेक्ट आंसर है अमोनियम क्लोराइड का, जिसे कि नौसादर भी कहा जाता है। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड यानी नौसादर, जिसका फार्मूला होता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। नेक्स्ट 82, डायनेमो। डायनेमो वैद्युत ऊर्जा को गति ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है या फिर यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो डायनेमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 हम लोग देखते हैं, आकाश नीला लगता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों का होना अधिक है, या फिर लघु तरंग लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है, नीला रंग नेत्र को अधिक सुग्राही है, या फिर वायुमंडल दीर्घ तरंग की अपेक्षा अधिक अवशोषी होता है। तो 53 क्वेश्चन कहता है, तो ऑप्शन यहाँ पे होगा कि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित किया जाता है। तो लघु तरंग, ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 54, एक माइक्रोन बराबर होता है 1 माइक्रोन। ऑप्शन है 1/10 मिलीमीटर के, 1/100 मिलीमीटर, 1/1000 मिलीमीटर या 1/10,000 मिलीमीटर। तो 1 माइक्रोन इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रोन इक्वल टू होता है 1/10⁻⁻6 मीटर, या फिर उसको हम लिख सकते हैं 1/1000 मिलीमीटर। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हो सकता है सी। नेक्स्ट 55 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अतिचालक का लक्षण है, अतिचालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता, शून्य पारगम्यता, शून्य पारगम्यता या फिर अनंत पारगम्यता। तो एक अतिचालक का क्या लक्षण होता है? तो अतिचालक का है अनंत पारगम्यता, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट 56, वर्षा की बूंद का गोलाकार आकृति का कारण है। वर्षा की बूंदे की गोलाकार होने का कारण क्या है? तो द्रव का घनत्व, पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय दाब या फिर गुरुत्व। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वर्षा की बूंदों का गोलाकार रूप का धारण करना, ये सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 हम लोग देखेंगे, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप कमरे को कुछ डिग्री तक ठंडा कर सकते हैं। आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं। आप अतः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। आप कमरे को न तो गर्म कर सकते हैं न ही ठंडा कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बिल्कुल सही होगा, ये कमरे के तापमान को बढ़ा देती है। ये कमरे के तापमान को क्या करेगी? अतः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकती है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो, को बढ़ा देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, किस खनिज में रेडियम प्राप्त किया जा सकता है? किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जा सकता है? चूना पत्थर से, पीच ब्लेंड से, रूलाइट से या फिर हेमाटाइट से? किस चीज से रेडियम प्राप्त किया जा सकता है? तो ऑप्शन यहाँ पे होगा पीच ब्लेंड, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। पीच ब्लेंड से प्राप्त किया जा सकता है रेडियम। नेक्स्ट 59 क्वेश्चन, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। एटम बम यानी परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय संलयन पे, नाभिकीय विखंडन पे, उपयुक्त दोनों पे या उपयुक्त किसी पर भी नहीं। तो परमाणु जो बम का सिद्धांत है वो नाभिकीय विखंडन क्रिया पर आधारित होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, एटॉमिक मास यूनिट में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है? ऑप्शन है 1.00728, 0.00055,
1.00867 या 1.005। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान AMU में 0.0005 यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, एसिटिक एसिड के कारण, टार्टरिक एसिड के कारण या साइट्रिक एसिड के कारण? तो अम्ल जो नींबू होता है, नींबू साइट्रिक अम्ल के कारण, ऑप्शन डी करेक्ट है। साइट्रिक अम्ल के कारण खट्टा होता है, यानी नींबू में जो एसिड पाया जाता है उसका नाम है साइट्रिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 62, वायु एक यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है या फिर विद्युत अपघट्य है? तो वायु क्या है? तो वायु एक प्रकार का मिश्रण है, यानी ऑप्शन नंबर सी है। इसमें बहुत सारी गैसेज होती हैं और इनका कोई भी प्रपोर्शन फिक्स नहीं होता है, किसी भी अनुपात में मिश्रित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 63, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर के लिए कौन सा असत्य है? यह जल में अधिक विलेय होता है, यह हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ऑक्सीकारक है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। तो यह जो है जल में पूरी तरह से विलेय नहीं होता है, यह जल में अधिक विलेय होता है, तो ये बात असत्य है, यह जल में पूरी तरह से विलेय नहीं होता है। पारद धातु मिश्रण है, पारद धातु किसका मिश्रण है? अति रंगीन मिश्र धातु होती है, कार्बन युक्त मिश्र धातु होती है, पारद युक्त मिश्र धातु होती है या फिर अपघर्षण के लिए प्रतिरोध वाली मिश्र धातु होती है? तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो करेक्ट आंसर होगा, पारद युक्त एक मिश्र धातु है, पारद युक्त एक मिश्र धातु है, ये ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65, कोयले का सामान्य प्रकार है बिटुमनस, अर्ध बिटुमनस, एंथ्रासाइट या फिर कोक? कोयले का सामान्य प्रकार क्या है? तो करेक्ट आंसर है बिटुमिनस। बिटुमिनस एक सामान्य प्रकार का कोयला है जिसमें कार्बन का अंश 70 to 90% तक होता है। नेक्स्ट है नेचुरल पर्ल, प्राकृतिक मोती है, एक मोलास्क, एक एनिलिड, एक अर्थोपोडा या एक इकाइनोमेंट? तो एक प्राकृतिक जो मोती होती है तो वो होता है मोलास्क, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, निशंक प्राणी कौन सा है? निशंक प्राणी कौन सा है? ऑप्शन है पेंगुइन, वेल, ऑटर या फिर कछुआ? तो वेल एक निशंक प्राणी है जो एक स्तनधारी जलीय जंतु है, यह दुनिया का एक विशाल प्राणी होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 68 क्वेश्चन को देखेंगे, जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है, वे सांस नहीं ले पाती हैं, वे जल में नहीं चल पाती हैं। तो मरने का कारण क्या है कि सांस लेने की प्रक्रिया तथा यह सांस लेने की प्रक्रिया पूरी होती है, ये ऑक्सीजन जो है सांस लेने की नहीं ले पाती हैं, सांस लेने में कठिनाई न होती है। तो 68 का जो करेक्ट आंसर होगा वो 68 का करेक्ट आंसर है सी, वे सांस लेने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 हम लोग देखेंगे, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? मधुमक्खी जो कॉलोनी है सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? गंध से पहचानते हैं, दृष्टि से पहचानते हैं, नृत्य से पहचानते हैं या फिर स्पर्श से पहचानते हैं? तो किस तरह से ये एक दूसरे को पहचानते हैं? तो ये लोग नृत्य से पहचानते हैं, एक दूसरे को नृत्य से पहचानते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जो है 4 दांत, 12 दांत, 20 दांत या फिर 28 दांत? तो मनुष्य के जो 20 दांत होते हैं, 20 दांत, वो जीवन काल में 2 बार निकलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। 20 दांत जो है मिल्की टीथ कहलाते हैं, दूध के दांत कहलाते हैं। मनुष्य के मुख में कुल दांतों की संख्या 32 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? तो खोखली होती है,
संरंध्री होती है, ठोस होती है या फिर किलक होती है? तो मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है वो खोखली होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 29 होती हैं, 30 होती हैं, 32 होती हैं या फिर 34? मनुष्य की खोपड़ी यानी स्कल में कुल कितनी हड्डी होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल जो होती हैं वो हड्डियों की संख्या है 29। तो ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, जिसमें फेस की बोन यानी चेहरे की हड्डियां होती हैं 14, और कपाल जो होता है क्रेनियम की हड्डी होती हैं 8, और कान की हड्डी टोटल कितनी होती हैं? तो 6 होती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है जावा मानुष, क्रो मग्न मानुष, निमांडर मानुष या नियाल्डर्स मानुष या फिर पेंकिंग मानुष? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी यानी क्रो मग्न मानुष। क्रो मग्न मानुष जो था, इसका मनुष्य आज के मनुष्य से मिलता जुलता था। ये जो है लगभग 40,000 साल पहले रहते थे क्रो मग्न मानुष, जो कि होमोसेपियंस जाति का ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है बीजों से, कटा तना से, इनमें से कोई नहीं, या फिर ए या बी दोनों से? तो माँ की पौधे की भांति पौधा बीजों तथा तना का काट द्वारा प्राप्त किया जाता है। बीजों या फिर तना के काट, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 75, 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है प्रोटीन, चर्बी, खनिज या फिर जल? 80% से अधिक पाया जाता है सेल में। तो 80% से अधिक पाया जाने वाला जो पदार्थ है वो वाटर यानी जल है। ये 70 इंसुलिन प्राप्त होता है अदरक के प्रकंद से, डालिया की जड़ से, बालसम पुष्प से या आलू के कंद से? इंसुलिन कैसे प्राप्त किया जाता है? तो इंसुलिन जो है डहलिया की जड़ों से ही प्राप्त किया जाता है, इसको डालिया भी बोलते हैं। तो डहलिया की जड़ों से ही इंसुलिन प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 77, तीन संख्याओं का योगफल 396 है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 7 और 11 है। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 11 और 15 है। तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर कितना है? इस मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसे आपको सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ मैं सॉल्व करूंगा तो काफ़ी समय लगेगा, इसलिए यहाँ पे मैं करेक्ट ऑप्शन जो बता रहा हूँ, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा वो 96, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, 48 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर भुजा वाली आयताकार सीट के चारों कोनों में से प्रत्येक से 3.5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक एक वर्ग काटकर बॉक्स बनाया जाता है। तो निर्मित बॉक्स का आयतन ज्ञात कीजिए। 2880 सेंटीमीटर क्यूब, 2870 सेंटीमीटर क्यूब, या 2880, या फिर 2860 सेंटीमीटर क्यूब? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन है 2870। 2870 यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है। 79 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 8,500 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 11,900 हो जाती है। यदि ब्याज दर 3% वार्षिक हो तो उसी अवधि में प्राप्त होने वाली धनराशि ज्ञात करिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 79 का करेक्ट आंसर है 13,175, यानी जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है, एक गोले का आयतन 65 सही 10/21 सेंटीमीटर क्यूब हो तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। पाई की वैल्यू दी हुई है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले के आयतन जो होते हैं 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 60, यानी 65 सही 10/21 लिखेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा 78.4/7, 78/4/7, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पे। यस क्वेश्चन नंबर 81, ए बी सी 3 बॉक्स हैं जिनमें 3:5:7 के अनुपात में कंचे रखे हुए हैं और कंचों की कुल संख्या 75 है। यदि 3 कंचे बी से ए में स्थानांतरित किए जाते हैं
और 5 कंचे सी से बी में असाइन किए जाते हैं, तो कंचों का नया अनुपात क्या होगा। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा 6:9:10, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 82, ये भी मैथ से ही क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 280 किलोमीटर की दूरी मोटरसाइकिल से 8 घंटे में तय करता है। यदि वह साइकिल की सवारी करे और उसे मोटरसाइकिल की चाल 3/14 चाल से चला जाए तो वह 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो 82 के क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे तो करेक्ट आंसर जो होगा वो 15 किलोमीटर यानी 15 किलोमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, ये भी मैथ के ही क्वेश्चन है। किसी ठोस धात्विक घनाभ की भुजाएं 36 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हैं। इसे पिघलाकर समान आयतन वाले 8 घन बनाए जाते हैं और इन 8 घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का योगफल ज्ञात करिए। तो 83 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या आंसर आ रहा है। तो करेक्ट आंसर जो होगा 15,552, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 है। दिल्ली से अमृतसर के लिए 2 गाड़ियां एक ही दिन 10 बजे और 11 बजे सुबह क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। दिल्ली से कितनी किलोमीटर दूरी पर दोनों गाड़ियां इकट्ठी होंगी। तो यहाँ पे भी सॉल्व करने के बाद जो करेक्ट आंसर होगा वो आएगा 300, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो 85 का डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 86 का, ये भी मैथ के ही क्वेश्चन है। तो इस तरह से क्वेश्चन ही आपको प्रैक्टिस करना है और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी बेस पे ही आपको एग्जाम में दिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है 86, 20,000 रुपये की राशि प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 25,088 रुपये हो जाएगी। ऑप्शन है 24% पर, 8% पे, 12% पे या फिर 16% पे। तो 86 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 12% पे, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। 87, एक व्यक्ति 25% के लाभ पर गेहूं बेचता है। यदि वह इसका विक्रय मूल्य 40 रुपये घटा देता है तो 25% की हानि होती है। तो गेहूं का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या था, 80 रुपये, 120 रुपये, 60 रुपये या फिर 100 रुपये। तो करेक्ट आंसर होगा डी, यानी 100 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 है। अब इसको मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसको बार बार आपको प्रैक्टिस करना है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, अंकित मूल्य का 2/5 भाग विक्रय मूल्य के 5/8 भाग के बराबर है तो छूट का प्रतिशत ज्ञात करें। 40%, 50%, 42% या फिर 36%। तो 36%, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है 89, 32, 34, 38, 21 और 26 और x का औसत 30 हो तो x की वैल्यू ज्ञात करना है। ये टोटल ऐड कर देना है और उसको 6 से डिवाइड करेंगे और इक्वल टू लिखेंगे 30। अगर सॉल्व करने पर फिर x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो x की वैल्यू आएगी 29, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90, यदि x³ = 62 - 35 हो तो x की वैल्यू ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 90 है, x³ = 27 आएगा यहाँ पे माइनस करने के बाद, तो x = 3 का क्यूब होगा, दैट मीन्स x = 3 होगा। 91, एक पहिया की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, 10 चक्कर में पहिया कितनी दूरी तय करेगी। तो पहिए की परिधि निकाल लेंगे, परिधि उसकी कितनी हो गई 2πr। तो 2πr की वैल्यू कितना चलना है, तो 10 बार चलना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 10 से। तो टोटल चक्कर में 880 सेंटीमीटर चलेगी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 5 संख्याओं का औसत 78 है, उनमें से पहली संख्या अन्य 4 संख्याओं का योग का 2/11 गुणा है, तो वह पहली संख्या ज्ञात करें। 90 है या फिर 40 है या फिर 60 है या फिर 120 है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 60, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 93,
44 इंटू 12 माइनस 25 प्लस 13 इंटू 10 का मान वैल्यू ज्ञात करना है कि वैल्यू कितनी होगी। तो सॉल्व करने के बाद जो करेक्ट वैल्यू आएगी 373। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन है। एक दुकानदार 1330 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कोको बीज बेचता है और 15% हानि वहन करता है। अब उसने 1463 रुपये प्रति किलोग्राम इसे कोको बीज बेचने का फैसला किया है, तो इसका परिणाम क्या होगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 6.5% यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 95। ए एक काम 16 दिन में, बी उसी 20 दिन में करता है। यदि वे दोनों 8 दिन में साथ मिलकर करते हैं तो काम का कितना भाग बाकी रह जाता है। ए एक काम को 16 दिन में और बी 20 दिन में करता है। यदि वे दोनों 8 दिन एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितना बच जाएगा। 1/3 भाग, 1/6 भाग, 2/9 भाग या फिर 1/10 भाग, कितना काम बच जाएगा। तो 1/10 भाग यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। एक मिसाइल 1278 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। एक सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगी। 1278 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो 96 का जो ऑप्शन है वो 355 मीटर, 358 मीटर, 345 मीटर या 313 मीटर। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो 355 मीटर यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, 355 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 97। यदि किसी संख्या के 4/3 का 8/5 192 है तो उस संख्या का 5/6 क्या होगा। 75, 192, 180 या फिर 85। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 75 यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट 98। लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य 110 रुपये है और मासिक मूल्य 2524 रुपये 50 पैसे है। यदि राम मासिक पास खरीदता है और एक महीने में 27 दिन यात्रा करता है तो उसकी बचत कितनी परसेंट होगी। 14%, 15%, 12% या फिर 25%। तो करेक्ट आंसर होगा 15% यानी बी। क्वेश्चन नंबर है 99। एक वृत्त और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है। व्यास की लंबाई विकर्ण की लंबाई से अनुपात का वर्ग क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 99 है 7/11 यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 26 अंक अधिक हासिल किए। उसके अंक उन दोनों के अंक के योग का 75% थे, तो दोनों कितने अंक प्राप्त किए। ऑप्शन ए है, बी, सी एंड डी। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 39 एंड 13। दैट मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 के बाद हम लोग देखेंगे 101। ये मानसिक क्षमता क्वेश्चन यानी रीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अक्षर और अवयव को चुनना है। तो बी डी एफ ई है, एल एम एन ओ है, आई जे के एल है और ए बी सी डी है। इसमें से जो अलग है उनको हमें छांटना है। तो आप देखेंगे अक्षरों के बीच में अंतर समान है। तो जो करेक्ट आंसर होगा देखेंगे कि ए बी सी डी समान अंतर है, एम एल एन ओ समान अंतर है, आई जे के एल समान अंतर है, लेकिन इसमें समान अंतर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 का। नीचे दिए गए विकल्पों में से क्या आएगी। प्रश्न आकृति के बाद कौन सी आकृति आएगी। तो 102 बताना है। तो यहाँ पे क्या पुट होगा। अब देखेंगे प्रत्येक स्टेप में जो पूर्ण आकृति है वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमती है। ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाती है। साथ ही वृत्त और त्रिभुज एकांतर क्रम में सफेद और काला हो रहा है। ये वृत्त है और ये त्रिभुज है, एकांतर क्रम में क्या हो रहे हैं, सफेद और काला हो रहे हैं। और एक पुरानी डिजाइन के स्थान पर एक नई डिजाइन आ जाती है। जो पुरानी डिजाइन है उसके स्थान पर नई डिजाइन आती है। अतः जो अगली आकृति होगी वो ऑप्शन
सी, यानी ऑप्शन सी के बराबर होगी। दैट मीन्स ये करेक्ट आंसर जो होगा वो सी वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 103। निम्नलिखित प्रश्न संख्या दी गई है तो लुप्त संख्या हमें ज्ञात करना है। 129 है, फिर 126 है, 23, 120, 117 के बाद क्या आएगा, तो लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो 129 और 126 में -3 हुआ, 126 और 123 में भी -3 हुआ, और 123 20 में भी -3 हुआ, और यहाँ भी -3 हुआ, तो फिर यहाँ भी -3 हुआ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी 114। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्नलिखित एक वर्षों में संबंधित संख्या को चुनिए। तो जैसे 8 संबंधित है 27 का, वैसे ही 64 किससे संबंधित है, तो 2 का क्यूब होता है 8, वैसे ही 3 का क्यूब होता है 27। सेम वैसे ही है 4 का क्यूब होता है 64 और 5 का क्यूब होता है 125। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 है, नीचे दिए विषम को चुनना है। लंब है, आधार है, कर्ण है और त्रिज्या है, इनमें से विषम कौन होगी। तो देखेंगे कि लंब जो होता है समकोण त्रिभुज में होता है, आधार भी समकोण त्रिभुज में होता है और कर्ण भी होता है, लेकिन त्रिज्या समकोण त्रिभुज में नहीं होती है, तो ये त्रिज्या भिन्न है, यानी डी भिन्न है। नीचे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 में, इस तरह से कमल लेखक से संबंधित है, उसी प्रकार कुल्हाड़ी किससे संबंधित है। जिस प्रकार कलम से लेखक लेखनी का कार्य करता है, तो वैसे ही कुल्हाड़ी से लकड़हारा जो है लकड़ी काटने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। इनमें से कौन सा अलग है, माता है, पिता है, चाचा है और चचेरा भाई, इनमें से अलग कौन सा है, छांटना है। तो अन्य सभी जो है माता है, पिता है और चाचा ही रक्त संबंध है, एक ही पीढ़ी के संबंधित हैं, जबकि जो चचेरा भाई है वो दूसरी पीढ़ी से संबंधित है। तो चचेरा भाई यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 108 क्वेश्चन करता है, उस वेन आरेख का चयन करिए जो दिए गए वर्गों के बीच में संबंध सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। जैसे रेंगने वाला जंतु है, स्तनधारी जंतु है और छिपकली है। रेंगने वाला जंतु, स्तनधारी जंतु और छिपकली जंतु। तो जो छिपकली है वो रेंगने वाली जंतु है, छिपकली जो है वो रेंगने वाली जंतु है, और रेंगने वाली जंतु है, और स्तनधारी जो होता है अलग होता है, जो बच्चों को दूध पिलाता है या बच्चों को जन्म देता है स्तनधारी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखेंगे 109, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी तरह संबंधित है तरह पहली संख्या जो दूसरी संख्या से संबंधित है और पांचवी संख्या छठी संख्या से संबंधित है। उस विकल्प चुनिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस तरह से पहली दूसरी से और दूसरी से वैसे तरह संबंधित है, वैसे ही पांचवी छठवीं से संबंधित है। तो जिस प्रकार 14 का स्क्वायर करके 14 ऐड करेंगे तो 196 होगा, और फिर 196 में 14 ऐड करेंगे तो 2010 होगा। वैसे ही सेम तो 16 में अगर बात करें, 16 को स्क्वायर करेंगे तो 256 होगा, और फिर 16 ऐड करेंगे तो इसमें 272 होगा। वैसे ही सेम है 13 का स्क्वायर करेंगे, फिर उसमें 13 ऐड करेंगे, तो 13 स्क्वायर करके 13 ऐड किया तो 169, और 169 में फिर 13 ऐड किया तो 182 ऑप्शन करेक्ट होगा ये। यानी स्क्वायर करने के बाद जैसे 14 का स्क्वायर करके 14 ऐड कर दीजिए, फिर उसके बाद 14 ऐड कर दीजिए, तो सेम वही सीक्वेंस चलेगा। 110, नीचे दिए गए एक दर्पण को ए बी रखा जाए और विकल्प पाठ में से कौन सी आकृति सही प्रतिबिंब बनाती है। तो ये दर्पण प्रतिबिंब होता है। दर्पण में प्रतिबिंब में लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट का इमेज बनता है। ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए 110 का जो करेक्ट आंसर होगा, तो ए बी और सी तीन ऑप्शन दिए होंगे, तो करेक्ट आंसर जो 110 का होगा वो होगा बी, यानी ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 111 का, एक अनुक्रम दिया गया है
जिनमें से एक पद लुप्त दिए गए तो लुप्त पद को इसमें से चयन करना है कि यहाँ पे कौन सी पद आएंगे। तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या चल रहा है, तो सीक्वेंस सबसे पहले हम लोग देखेंगे और मैच करेंगे कि क्या सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं। तो अगर L में -6 करते हैं तो F आएगा, और F में -6 करते हैं तो Z आएगा, और Z में -6 करते हैं तो फिर T आएगा, और फिर T में -6 करेंगे तो N आएगा। वैसे ही अगर N में -6 करेंगे तो H आएगा, तो यहाँ पे H हुआ। दूसरा सीक्वेंस में है, अगर O में -3 करेंगे तो L होगा, और L में -3 करते हैं तो फिर I आएगा, I में -3 करेंगे तो F होगा। वैसे ही सेम C में -3 करेंगे तो फिर Z आएगा। जो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा HZL, यानी C ऑप्शन सही होगा। 112 क्वेश्चन, सही विकल्प को चुनना है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 18, 25, 34, 45, उसके बाद क्या आएगा, तो हमें देखना है कि क्या यहाँ पे सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। अगर 18 में 7 जोड़ते हैं तो 25 आएगा, फिर 25 में अगर 9 जोड़ते हैं तो 34 आएगा, और फिर 34 में 11 जोड़ते हैं तो 45 आएगा, और फिर 45 में 13 जोड़ते हैं तो 58 आएगा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 113। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई प्रश्न आकृति अंतर्निहित है, यानी दी गई, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है प्रश्नाकृति है तो ऑप्शन छांटना है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, यानी 114 क्वेश्चन देखेंगे। राम और उसके बेटे की आयु का योग 48 है, यदि उनमें उसके चाचा की उम्र जोड़ी जाती है तो औसत 40 हो जाता है, तो राम के चाचा की उम्र क्या है। तो 114 का देखेंगे तो चाचा की उम्र 72, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 115, शब्दकोश के अनुसार इसे अरेंज करना है, शब्द के अनुसार आने वाले क्रम में। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे एक और आ सकता है, यानी सेकंड पहले आएगा, सेकंड के बाद ये आएगा फर्स्ट, तो सेकंड हो गया, फिर फर्स्ट हो गया, और थर्ड नंबर पे फिर ये फोर्थ वाला आएगा, तो सेकंड, फर्स्ट और फोर्थ, सेकंड हो गया, फर्स्ट हो गया और फोर्थ, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, एक विशिष्ट कोड भाषा में स्टाइल को इस तरह से लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में फ्रूट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो एस को, एस और जो स्टाइल है वो एस और ई आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। उसके बाद जो टी है तो वो थर्ड पोजीशन पे आता है, तो सेकंड फिर थर्ड होता है। सेम वैसे ही अगर करेंगे तो TIRUF, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, बीचे गए विकल्पों में से कौन सी विषम संख्या को चुनना है, तो कौन सी संख्या विषम होगी। तो अगर देखा जाए अन्य सभी विकल्पों में से विषम संख्या को हमें सेलेक्ट करना है, तो विषम संख्या कौन सी होती है जो कि इनमें से किसी भी सीक्वेंस को फॉलो नहीं करती है, तो वो विषम संख्या के रूप में कही जाएगी। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाता है यहाँ पे डी, 4260। निम्नलिखित 18 क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए चिन्हों को आपस में बदलने के बाद निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। तो अगर समीकरण को दिया जाएगा, दिया हुआ है प्लस को अगर डिवाइड कहा जाता है, मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन कहा जाता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सॉल्व करेंगे तो करेक्ट आंसर देखेंगे तो 205, यानी 205 नहीं बल्कि 200 ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, शब्दों में शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो शब्दकोश के अनुसार 119 जो नंबर है, तो शब्दकोश के अनुसार कैसे हम इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 119 का, तो सबसे पहले वेज आएगा,
वेस्ट के बाद आता है वेस्ट, वेस्ट के बाद आता है थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर, यानी जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फिफ्थ आएंगे। जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे जो सीक्वेंस फॉलो करेंगे, फर्स्ट आएगा और उसके बाद सेकेंड आएगा, उसके बाद थर्ड आएगा, फिर उसके बाद फिफ्थ आएगा। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फिफ्थ। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120। एक लड़का पश्चिम दिशा की ओर चलता है, वहां से वह बाएं मुड़ जाता है और फिर बाएं मुड़ जाता है, और लड़का किस दिशा में की ओर मुंह किए हुए है। तो सॉल्व करने के बाद इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो पश्चिम दिशा की ओर मुंह किए हुए हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 121, ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, उस संख्या का चयन करें जो संख्या 1 वाले फलक के विपरीत फलक में होगी। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन जो है एक के विपरीत में, ये ऑप्शन डी यानी 6 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 122। राजेश नेहा के ससुर हैं और आकाश राजेश का इकलौता बेटा है। आकाश नेहा से कैसे संबंधित है? पत्नी का संबंध है, पति का संबंध है, बेटा का संबंध है, या फिर पिता का संबंध है? तो 122 का करंट है कि नेहा का पति है। आकाश जो है नेहा का क्या है? तो पति है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 123 है। दुरंतों की गति राजधानी की गति से अधिक है। शताब्दी गरीब रथ से तेज गति से चलती है, किंतु राजधानी की गति से चलती है। कौन सी रेलगाड़ी सबसे कम गति से चलती है? तो करेक्ट देखेंगे तो सबसे ज़्यादा चल रही है दुरंतों के बाद राजधानी के बाद शताब्दी के बाद गरीब रथ। तो सबसे कम गति से चल रही है गरीब रथ, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का ही है। 22 सितंबर 1936 कौन सा दिन था? मंगलवार, गुरुवार, रविवार, या फिर बुधवार? तो करेक्ट जो आंसर आएगा, तो वहाँ पे करेक्ट आंसर है बुधवार, यानी डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 125। निम्नलिखित प्रश्न को कथन में दिए गए निष्कर्ष को हमें छांटना है। तो 125 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन के पार्ट हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे कथन और निष्कर्ष दिए हुए हैं, उसी के हिसाब से आंसर करना है। कथन दिए हैं, कुछ बच्चे वयस्क हैं, तो कुछ जो चिल्ड्रेन हैं वो क्या है? एडल्ट हैं, और कुछ वयस्क बूढ़े हैं, कुछ एडल्ट जो हैं ओल्ड हैं, कुछ वयस्क जो होते हैं ओल्ड हैं। तो कुछ बच्चे बूढ़े नहीं हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो सकता है। कुछ वयस्क बूढ़े नहीं हैं, तो कुछ वयस्क बूढ़े नहीं हैं। तो यहाँ पे जो होगा निष्कर्ष न तो एक और न ही दो ही सही है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 126। उपयुक्त विकल्प का चुनाव करें जिसमें संख्याओं को आपस में वही संबंध है जो दिए गए समुच्चय में संबंध है। 7 है, 15 है और 31 का। तो नेक्स्ट सीक्वेंस क्या होगा? तो इसमें संबंध बताना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में तो अगला संबंध क्या होगा। तो 7 15, तो 7 को 2 गुना किया, 7 गुना के 14 और 1 15 हो गया। 15 को 2 गुना किया, 15 गुना के 30 और 1 31 हो गया। तो सेम वैसे ही चल रहा है। तो 6 गुना के 12 और 13 किया, लेकिन 13 गुना के 26 1 27 होना चाहिए, ये नहीं हो सकता है। 3 गुना के 6 1 7, 7 गुना 14 1 15। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 27। नीचे दिए गए आरेख में कितनी लाल कारें हैं? तो कितनी लाल कारें हैं वो बताना है हमें। ये नीली कारों की संख्या है, ये नीली कार है, ये काली कार है और ये लाल कार है। तो टोटल लाल कारों की संख्या कितनी है? तो 127 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 33। लाल कारों की संख्या कितनी है? 33 है। 6 20 20 8 28, तो 14 हो गया। 14 और प्लस 6 20, 20 8 28, 28 2 30 3 33। तो ये टोटल हो गए 33। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 128। पी क्यू आर का ओ संबंध वैसे यू वी डब्ल्यू का क्या संबंध है?
128 में पी क्यू आर में यानी पी में से -1 किया तो ओ आया, फिर क्यू में से -2 किया तो ओ आया, फिर आर में से -3 किया तो फिर ओ आया। तो 1 2 3 लगातार माइनस हो रहे हैं। वैसे ही सेम इसमें पैटर्न चलेगा। यू में से -1 करेंगे तो टी आएगा, वी में से -2 करेंगे तो टी आएगा, और डब्ल्यू में से -3 करेंगे तो टी आएगा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ। नीचे दिए गए इस डिजाइनर का जो संबंध है वास्तुकार का, तो ठीक वैसे ही संबंध बनाता है। डिजाइनर वास्तुकार बनाता है, उसी प्रकार फर्नीचर कौन बनाता है, तो फर्नीचर बढ़ई बनाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 130। 96C3 इक्वल टू 32, 288C8 इक्वल टू 36, 408C इक्वल टू कितना होगा? 64, 60, 68 या फिर 62। तो ये फिर इन्हीं के क्वेश्चन है। तो सी के स्थान पे डिवीजन का चिन्ह आ रहा है, डिवीजन करने पे, तो ऐसे ही सी के चिन्ह पे डिवीजन है। तो सेम अगर डिवीजन करने के बाद जो देखेंगे करेक्ट आंसर होगा वो होगा 68, यानी सी करेक्ट होगा। 131 क्वेश्चन देखेंगे, ये पजल का क्वेश्चन है, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन हैं। तो 133 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एल के ठीक बाएं बैठा हुआ है पी, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 132। नीचे दिए गए विषम संख्या को चुनिए। 25 है, 49 है, 81 है या फिर 121 है। कौन सी संख्या जो है विषम है? तो अन्य सभी अभाज्य संख्याओं का वर्ग है। तो 5 का वर्ग हो गया 25, ये 7 का वर्ग हो गया, ये 9 का वर्ग हो गया, जबकि ये 11 का, तो यहाँ पे 81 हो गया। नेक्स्ट है 133। नीचे दी आकृति में कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। तो त्रिभुजों की संख्या 21 है या फिर 18 है, 20 है या फिर 22 है। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या 20 है, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34। उस आकृति का चयन करें जो अंक श्रृंखला के बाद नेक्स्ट श्रृंखला में आएगी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा, अगली संख्या जो है अगर विकल्प ए के सामने वाली होगी, यानी ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 35 कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से एक तार्किक और अर्थपूर्ण शब्द में इसे हमें व्यवस्थित करना है। फ्लैट है, गली है, कमरा है, अपार्टमेंट है और शहर है। तो इसका एक व्यवस्थित क्रम करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कमरा होगा, कमरा के बाद आता है फ्लैट, और फ्लैट के बाद आते हैं अपार्टमेंट, और अपार्टमेंट जो के बाद आती है गली, और गली के बाद आता है शहर। तो नंबर 1 पे जो आता है वो 3 नंबर यानी कमरा आएगा। तो पहले हम लोग कमरे की बात करेंगे, यानी कमरा आ गया। कमरा के बाद क्या है? फ्लैट है, यानी 3 और 1। तो ये बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन 1 क्या है यहाँ पे करेक्ट है। नीचे दिए गए उसमें सही विकल्प चुनना है। जे एच आई जे का वही संबंध है, के एम ओ का वही संबंध है, पी एस डब्ल्यू का वही संबंध है। तो सेम अगला जो है क्या सीक्वेंस फॉलो होगा? तो 136 का जो देखेंगे, एच में +3 ऐड किया तो के आया, एच में +3 ऐड कर दिया तो क्या आया? के आ गया। वैसे ही के में +5 ऐड कर दिया तो पी आया, और पी में +7 ऐड करेंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा। आफ्टर दैट आई में अगर 4 ऐड किया तो एम आया, आई में 4 ऐड किया तो एम आया, और एम में 4 + 6 ऐड किया तो ये आया। तो इसे सीक्वेंस चलने के बाद तो ऑप्शन जो होगा वो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आएगा। नेक्स्ट 37। नीचे दी गई श्रृंखला में से एक लुप्त संख्या, तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी? ये भी रीजनिंग का ही है। तो 137 में देखेंगे एल में अगर +2 ऐड करते हैं तो एन आता है, एल में +2 ऐड किया तो एन आया, एन में +2 ऐड किया तो पी आया। तो वैसे ही सेम ऐड हो रहा है। तो सेम अगर आर में +2 ऐड करेंगे तो टी आ जाएगा। सेम ए में अगर +3 ऐड किया तो डी आ गया। तो वैसे ही जे में अगर +3 ऐड करेंगे तो एम आएगा। तो टी एम ओ एन ऑप्शन करेक्ट होगा, टी एम ओ और एन, यानी डी ऑप्शन सही है। 138 निम्नलिखित में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या होगी। एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। 108 में अगर -4 करते हैं तो 104 आता है,
वैसे अगर 104 में -4 करते हैं तो 100 आता है, और 104 में -4 करते हैं तो फिर 96 आता है। सेम वही 129 में 4 ऐड करेंगे तो 149 में अगर 4 ऐड करेंगे तो 133 आएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया 133। तो 133 में 4 ऐड करेंगे तो 137 आएगा। नेक्स्ट है 139। समीर मीरा से छोटा है, प्रयास समीर से बड़ा है, किंतु साक्षी से छोटा है, तो चारों में से सबसे छोटा कौन है? मीरा, प्रयास, समीर या मीरा या फिर साक्षी। तो आप देखेंगे मीरा समीर से बड़ी है तथा साक्षी प्रयास से बड़ी है, और सबसे बड़ा जो होगा यहाँ पे या तो मीरा या तो फिर साक्षी होगी। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रश्न आकृति दी हुई है कि प्रश्न आकृति में अगला आकृति क्या होगी। तो मैं यहाँ पे आंसर बता दे रहा हूँ, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141। जिस तरह से डॉक्टर को इस तरह से किया जाता है, पेशेंट को ऐसे लिखा जाता है, वैसे ही रेडिएंट को कैसे लिख सकते हैं। तो डॉक्टर का में डी का कोड जैसे 3 है यहाँ पे, ओ का कोड यहाँ पे 4 है, सी का कोड यहाँ पे 2 है। तो सेम वैसे ही रेडिएंट का जो आर का कोड होगा वो 5 होगा, फिर ए का कोड जो होगा वो हो जाएगा 6, फिर डी का कोड होगा 3 होगा, आई का कोड होगा 9 होगा, ए का कोड होगा 6 होगा। तो सेम वैसे ही 5 6 3 9, 5 6 3 9 6 1 7। तो ऑप्शन जो होगा ए करेक्ट होगा, 5 6 3 9। नेक्स्ट 142। एग्जामिनेशन को इस तरह से लिखा जाता है, तो सेम वैसे ही टेनकियस को कैसे लिखा जाता है। तो एग्जामिनेशन का जो पार्ट है, एग्जामिनेशन में EXAMI इसको लिखा जाता है EXMI। तो ये वाला सीक्वेंस यहाँ पे होता है। आफ्टर दैट जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है MINA सन एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे वो आ जाता है। तो सेम ऐसे ही इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा टेकेशियस का IOUS, फिर उसके बाद C आएगा IOUS, यानी C ऑप्शन करेक्ट है। 143 है, उस विकल्प का चयन करिए जैसे गाय का संबंध दूध से है, में इसमें से कौन सा युग्म के शब्द से मैच करता है, यानी कौन सा युग्म के बीच का है वही संबंध है जिससे वही संबंध को सेम दिखाता है। तो क्वेश्चन नंबर 143। जिस प्रकार गाय से दूध प्राप्त होता है जो खाने के प्रयोग में आता है, उसी प्रकार मुर्गी से अंडा प्राप्त होता है जो कि खाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43 के बाद ये है 44। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर आएगा। जो सीक्वेंस अगर फॉलो कर रहा है इसको आप देखेंगे ध्यान से, तो क्यू करेक्ट आंसर होगा क्यू पी आर पी क्यू, यानी सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। 45 है, एक व्यक्ति पूर्व की दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ करके 5 किलोमीटर चलता है, वहां से फिर बाएं मुड़ करके 2 किलोमीटर चलता है। तो उसी प्रकार प्रारंभिक और अंतिम बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी। तो न्यूनतम दूरी जो होगी वो बी ऑप्शन यानी 13 किलोमीटर होगी, 13 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 का। एस का अर्थ है गुणा करना, वी का अर्थ है घटाना, एम का अर्थ है जोड़ना, तो उसी प्रकार एल का अर्थ क्या होगा। 145 का जो करेक्ट आंसर होगा 146 का 46 का जो करेक्ट आंसर है वो है 24, यानी बी। नेक्स्ट है 147। तो इसको अगर 5 कार हैं C1 C2 C3 5 की चाल की तुलना की जाती है, तो पूछ रहा है कितनी कारों की चाल C3 की चाल से कम है। तो यहाँ C3 की चाल से कम जो चलने वाली हैं वो 3 कार हैं, यानी डी ऑप्शन सही है। यहाँ पे आप क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लगा करके सॉल्व करके तब अपना मैच करेंगे। 148 है, एक घन को 64 छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया,
तो ऐसे कितने घन होंगे जिनका केवल एक सतह दिखाई देगा? तो केवल एक सतह दिखाई देने वाले घनों की संख्या जो होगी वो होगी 24। क्वेश्चन नंबर है 149, निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है कि यहाँ पे क्या फुट होगा। तो सीक्वेंस जो चल रहा है 342 में अगर 23 ऐड करते हैं तो 365 होता है। फिर 365 में 300 फिर 23 ऐड करेंगे तो 388 हो जाएगा। तो फिर ऐसे ही अगर इसमें भी ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद 411 होगा। यानी क्वेश्चन नंबर फिर 50 देखते हैं, 150। निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आगे जो निष्कर्ष दिए हुए हैं वो क्या होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निष्कर्ष दिया हुआ है, कथन और निष्कर्ष। तो कथन हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है कि सभी पुरुष कैदी हैं, कोई कैदी शिक्षित नहीं है। सभी पुरुष क्या हैं? कैदी हैं और कोई कैदी शिक्षित नहीं है। और नेक्स्ट जो यहाँ पे निष्कर्ष दिया हुआ है कि सभी कैदी शिक्षित हैं और कोई पुरुष शिक्षित नहीं है। यहाँ पे जो करेक्ट निष्कर्ष होगा, निष्कर्ष नंबर 2 यानी बी सही है, निष्कर्ष 2 सही है, बी बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। तो अतः केवल निष्कर्ष 2 सत्य है। थैंक यू।